हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में और आंसर्स में हमें क्या क्या लिखना चाहिए अगर एग्जाम में पूछा तो। ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर 1986। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था पार्लियामेंट से? इन द ईयर 1986। ये इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन में लिखना चाहिए, याद रखना। ठीक है, 1986 में पार्लियामेंट से पास हुआ था ये। This act considers patients as consumers, that is, buyers of the services, and the doctor as provider of these services on payment. ठीक है। तो अभी हम मैनेजमेंट में देख रहे हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे हमारा कस्टमर, कंज्यूमर कौन होगा? ऑब्वियसली पेशेंट। हॉस्पिटल सेक्टर के हिसाब से देख रहे हैं हम, तो पेशेंट हो गए हमारे कंज्यूमर्स, और हॉस्पिटल हमारा बिजनेस है, और इसका प्रोवाइडर कौन है? डॉक्टर्स। During last few years, due to increased availability of sophisticated investigative and therapeutic technology, modern practice of medicine is dehumanized. Dehumanized यानी इंसानियत न दिखाना। ठीक है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है और सब लोग मॉडर्न प्रैक्टिस यूज़ कर रहे हैं, वैसे वैसे डीह्यूमनाइजेशन भी बढ़ रहा है। इंसानियत दिखाना छोड़ दिया डॉक्टर्स ने, नर्सेस ने। ठीक है। तो दिस फैक्ट इज़ पार्शियली रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। तो इसकी वजह से कंज्यूमर्स को प्रोवाइडर्स पे ट्रस्ट नहीं है, प्रोवाइडर्स को कंज्यूमर्स पे ट्रस्ट नहीं है। ठीक है। इस वजह से पेशेंट्स को डॉक्टर्स और नर्सेस पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है। इम्पॉर्टेंट, तो अभी ये इतना हमने अपना इंट्रोडक्शन में लिख लिया। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस एक्ट। सर्विसेज रेंडर्ड बाय अ डॉक्टर, हॉस्पिटल और एनी अदर हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन फॉर कैरिंग आउट कंसल्टेशन, डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट फॉल विद इन द प्रीव्यू ऑफ दिस एक्ट। तो जो हमारे प्रोवाइडर है, डॉक्टर, हाँ, या फिर कौन से भी हॉस्पिटल में हम जा रहे हैं सर्विसेज के लिए, कौन से सर्विसेज के लिए? कंसल्टेशन के लिए, डायग्नोसिस के लिए, इन्वेस्टिगेशंस के लिए, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है। तो उस सब चीज़ों में ये एक्ट एप्लीकेबल है। कौन से भी सर्विसेज के लिए हम अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं या फिर कौन से क्लिनिक में या हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो ये सब सर्विसेज के लिए ये एक्ट एप्लीकेबल है। If the charges are reimbursable or there is third party payment, example employer in service company etc. तो अभी जहाँ पे पेशेंट्स पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो उन्होंने इंश्योरेंस जो भी पॉलिसी लिया है, अगर उसके हिसाब से भी पेमेंट हो रहा है तो भी ये एक्ट एप्लीकेबल है। ठीक है। तो ये रीइम्बर्सेबल मतलब यही है कि कोई और पे कर रहा है, जो सर्विसेज हमने लिया है उसके लिए कोई और पे कर रहा है, तभी भी ये एक्ट एप्लीकेबल है। If the services rendered are totally free, then the act is not applicable. अगर ये सर्विसेज जो खुद प्रोवाइडर फ्री में ही प्रोवाइड कर रहा है, तब ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। This act is applicable to the patients who are treated free in paying hospitals. अभी एक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल है? अगर कोई पेशेंट फ्री में ट्रीटमेंट ले रहा है पेइंग हॉस्पिटल में, तो अगर वो पेशेंट ने कोई स्कीम वगैरह स्कीम के हेल्प से उसको फ्री में ट्रीटमेंट मिल रहा है पेइंग हॉस्पिटल में, तभी भी ये एक्ट एप्लीकेबल है। द एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल पेशेंट्स फ्री एंड पेइंग इन फ्री हॉस्पिटल्स हैविंग पेइंग बेड्स, पेइंग सेक्शंस और पेमेंट रिक्वायर्ड फॉर एनी सर्विसेज। तो अगर कोई पेशेंट पे कर रहा है कौन से भी फ्री हॉस्पिटल में, ठीक है, फ्री हॉस्पिटल में जहाँ पे ट्रीटमेंट तो फ्री है, लेकिन उन्हें किसके लिए पे करना पड़ रहा है? बेड्स के लिए, प्लेइंग सेक्शंस के लिए और कोई और सर्विसेज के लिए। ठीक है, ट्रीटमेंट फ्री है बट बाकी सर्विसेज के लिए अगर उन्हें पे करना पड़ रहा है तो ये एक्ट एप्लीकेबल है। और कौन से हॉस्पिटल्स जहाँ फ्री में ट्रीटमेंट हो रहा है, पर जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बट कुछ जो पेशेंट्स रहते हैं उन्हें अपना अलग से सेक्शन चाहिए रहता है, तो वो उसके लिए अलग से पे करते हैं। ठीक है। कंज्यूमर डज नॉट हैव टू पे कोर्ट फीस और प्रोसेस फीस। तो अगर किसी कंज्यूमर को कोर्ट में आना है इस चीज़ के लिए कि मतलब उनके साथ कुछ भी गलत हुआ है, उन्हें कॉम्पेंसेशन चाहिए, तो उस प्रोसेस के लिए कोई फ़ीस नहीं होता है। प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट फॉर सेटलिंग दिस डिस्प्यूट इज़ 3 months। ये जो भी डिस्प्यूट हुआ है, जो भी लड़ाई झगड़ा नहीं, जो भी मतलब डिसएग्रीमेंट है कंज्यूमर को प्रोवाइडर से लेके, तो ये सब जो भी सेटलमेंट करना है इस कॉन्फ्लिक्ट को या डिस्प्यूट को, तो 3 months का टाइमिंग होता है। इफ़ एक्सपर्ट एग्जामिनेशन इज़ रिक्वायर्ड, लॉन्ग टाइम इज़ परमिटेड। अगर किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन चाहिए उन्हें, तो ये टाइम और भी
तो थोड़ा और ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो अभी हम देखेंगे कमीशंस इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये इम्पॉर्टेंट है, कमीशंस इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसमें 3 है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। ठीक है, तो पहले हम डिस्ट्रिक्ट फोरम देखेंगे। डिस्ट्रिक्ट फोरम अब क्या है? तो डिस्ट्रिक्ट फोरम यहाँ पे मतलब शॉर्टली मैं बताने जाऊँ तो जो भी मतलब कंज्यूमर को कॉम्पेंसेशन चाहिए, जो कंज्यूमर को मांग है, मेरी इतनी मांग है, मेरे साथ जो भी गलत हुआ है उसके लिए मैं इतना पैसा डिमांड करता हूँ हॉस्पिटल से, तो अगर वो पैसा 5 लाख 5 lakhs या उससे कम है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेंट लेके जा सकते हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट फोरम के मेंबर्स कौन कौन है? तो ये है डिस्ट्रिक्ट जज एज प्रेसिडेंट, जो डिस्ट्रिक्ट का जो जज है एज ए प्रेसिडेंट, और 2 मेंबर्स होते हैं, 2 पर्सन्स हैविंग नॉलेज ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, जिसके पास, और जो पर्सन अपॉइंटेड है डिस्ट्रिक्ट फोरम में उनको किस बारे में नॉलेज होना चाहिए? लॉ, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्री। तो टोटल 3 पर्सन हुए डिस्ट्रिक्ट फोरम में। और एक और बात है, यहाँ पे जो 2 पीपल है जिसके पास ये सब नॉलेज होना चाहिए, उसमें से एक फीमेल होनी चाहिए। ठीक है। एक और चीज़ है, complaints demanding higher compensation are outside its preview। अगर 5 लाख से ऊपर मांग कर रहा है कंज्यूमर तो वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में नहीं आ सकता। इफ़ द complainant is not satisfied with the decision, he or she can appeal to the state commission within 30 days। ठीक है, जो कंज्यूमर है वो सेटिस्फाइड नहीं है मतलब जज के डिसीजन से, तो वो विदिन 30 days स्टेट कमीशन के पास जा सकता है अपना कंप्लेंट लेके। तो अभी हम स्टेट कमीशन के बारे में देखते हैं। तो स्टेट कमीशन में भी 3 मेंबर्स होते हैं। इसमें जो जज है वो फॉर्मर, इसमें जो हमारा प्रेसिडेंट है वो फॉर्मर जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए। फॉर्मर जज ऑफ हाई कोर्ट यानी जो पहले जज रह चुका है हाई कोर्ट में। और जो 2 पीपल है सेम जैसे हमने डिस्ट्रिक्ट फोरम में देखा था, 2 पीपल, उसमें से एक के पास नॉलेज, उसमें से एक फीमेल होनी चाहिए और वो दोनों पीपल को नॉलेज होना चाहिए लॉ, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे लोग क्यों आते हैं स्टेट कमीशन में? जो कॉम्पेंसेशन है वो 5 लाख से ऊपर हो और 20 लाख से कम हो। इफ़ द कंप्लेंटेंट इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट, the appeal can be made to the national commission within 30 days। तो अगर ये कस्टमर को, ठीक है, स्टेट कमीशन के जज से भी मतलब एग्री नहीं हो पा रहा है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अपना अपील लेके नेशनल कमीशन के पास जा सकता है विदिन 30 days। तो अभी हम नेशनल कमीशन के बारे में देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 5 पर्सन्स। नेशनल कमीशन में 5 लोग होते हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम में 3 थे, स्टेट कमीशन में 3 थे। नेशनल कमीशन कंसिस्ट ऑफ 5 पर्सन्स। ठीक है, अभी कौन कौन है इसमें? फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो इसमें जो प्रेसिडेंट है वो होना चाहिए फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और इसके अलावा और 4 लोग होते हैं जिनको सेम नॉलेज होना चाहिए लॉ, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडस्ट्री के बारे में, और ये 4 पर्सन्स में से एक होनी चाहिए फीमेल। दिस कमीशन हैंडल्स कंप्लेंट्स डिमांडिंग मोर देन 20 lakhs एज कॉम्पनसेशन। तो नेशनल कमीशन में जो भी कंज्यूमर अपना अपील लेके आता है तो उसका जो डिमांड है, कॉम्पनसेशन है, वो 20 lakhs से ऊपर होता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फोरम में विदिन 5 lakhs तक होता है, स्टेट कमीशन में 5 lakhs और 20 lakhs के बीच में होता है कमीशन, और नेशनल कमीशन में 20 lakhs से ऊपर होता है, अबाउट 20 lakhs होता है कॉम्पनसेशन। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल में भी काम करता है। क्या और पर्पस क्या है इसका? प्रोटेक्टिंग राइट्स फॉर द कंज्यूमर्स, प्रमोटिंग राइट फॉर द कंज्यूमर्स, एजुकेटिंग कंज्यूमर्स। तो अभी हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो डॉक्टर्स आर अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। ओमिशन मतलब कोई भी चीज़ को नेगलेक्ट करना, तो अगर किसी चीज़ को नेगलेक्ट किया डॉक्टर ने तो वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस चीज़ का। कमीशन ही एक्स्ट्रा पैसे डिमांड करना, या स्पीडी जस्टिस टू कंज्यूमर्स, जो भी मतलब प्रॉब्लम है कंज्यूमर्स को जल्दी सॉल्व हो जाता है। डिसीजंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, फेथ एंड फेयरनेस। जो भी डिसीजंस कोर्ट में होता है वो उसमें पार्शलिटी नहीं होता है, लॉ के बेसिस पे होता है जजमेंट। और क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं?
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। तो इसके वजह से बेटर कम्युनिकेशन होता है कंज्यूमर और प्रोवाइडर के बीच में, और रीज़नेबल चार्जेस पे करते हैं कंज्यूमर, एक्स्ट्रा उनको कमीशन एंड ऑल सब पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है पेशेंट का जो कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन है जो लीगल इसमें आता है वो उसका डॉक्यूमेंटेशन बराबर होता है। और बेटर परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सब वो एडवांटेजेस हैं। तो ये है हमारे 8 राइट्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी हर्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू रिड्रेस, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, राइट टू बेसिक नीड्स, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बाय।